So, hi everyone. In this video, we will be discussing JavaScript के कुछ important, fundamentals. तो हमें पता है कि JavaScript एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, यानी कि एक सिंगल थ्रेड में टास्क्स या ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं. लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ. कोई भी आप एक वेब पेज खोलते हैं, एक वेबसाइट खोलते हैं, उसमें कभी भी ये लेट्स से आपने कुछ इनपुट दिया, आप कुछ लोड करना चाहते हैं, बट इन द मीन टाइम आप उस वेब पेज पे, उस वेबसाइट पर स्क्रॉल कर पा रहे हैं, या कोई आइकन है उस पे होवर कर पा रहे हैं, कोई बटन है उस पे क्लिक कर पा रहे हैं. ये सब a lot of things happening at the same time. ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? by a feature in JavaScript जिसको हम asynchronous programming कहते हैं. So while आपने कुछ एक ऑपरेशन ऑलरेडी इनपुट दे रखा है अपने वेब पेज पे, अपने वेबसाइट पे, एंड दैट इज टेकिंग सम टाइम टू लोड एंड गिव यू द आउटपुट. आप बाकी का पेज जो है दैट इज नॉट गेटिंग फ्रीज्ड, तो उस पर आप स्क्रॉल कर सकते हैं, एंड आपका बाकी का जो वेब पेज है दैट इज working as it is. So that is made possible by something called as asynchronous programming. Now there are a lot of concepts जो इसके अंदर आते हैं. We study the whole event loop thing, जिसमें they tell कि ठीक है, एक macro task क्यों होता है, micro task क्यों होता है, then synchronous वाला part कैसे execute होता है. We'll just be focusing on the snippets of code that are relevant to the example that I want to discuss. The main agenda of this video is कि एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल जो हम लूप के ज़रिए समझते हैं, which helps us understand the working of let and var, and I personally found it very difficult when I was studying it for the first time. And also like उसमें जब हम asynchronous tasks perform करते हैं, तो how does the working, how is its working different in the case of var and in the case of let. हम कई बार हम जब वो चीज़ पढ़ रहे होते हैं, सो जो सेट टाइम आउट एंड ये लेट और वैर वाले कॉन्सेप्ट से मिक्सअप हो जाते हैं, एंड वी आर नॉट टॉट दैट सेपरेटली. सो आई थॉट व्हाई नॉट सिंस I am now comfortable with that, why not make a video on that? So yeah, here I am. Let's start with this छोटा सा कोड का snippet. तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है console log js1. एक ड्राई रन करते हैं छोटा सा. js1 would be printed on the console. उसके बाद मुझे एक फंक्शन का डेफिनेशन दिख रहा है which says, like फंक्शन का नाम is say hello. कोई पैरामीटर नहीं पास किया है इसमें मैंने, एंड इस फंक्शन में करना क्या है, मैं क्या ऑपरेशन कर रहा है फंक्शन, कंसोल पे प्रिंट कर दे रहा है hello after 2 seconds. like it's not 2 seconds actually. अगर मैं okay, let's come to that. उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ set timeout say hello comma, and there's this number, बड़ा सा number, and then there is again a synchronous line of code जो कि simply आपको कह रहा है कि कंसोल पे आप js2 को प्रिंट कर दो. This part is the function definition and this thing is the function call. लेकिन function call यहाँ पे synchronously नहीं हो रहा है, क्योंकि in that case मैं simply say hello मैं इस तरह से लिखती, that's it. मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है मैं इस तरह से उसको synchronously कॉल करती, लेकिन मैं यहाँ पे synchronously कॉल नहीं कर रही हूँ. मैंने इस फंक्शन को सेट टाइम आउट के अंदर डाल दिया है और मैंने टाइम दे दिया है. तो जब भी हम ये वाला सिंटैक्स लिखते हैं सेट टाइम आउट के अंदर, दिस पार्ट इज द ऑपरेशन जो मुझे परफॉर्म करना है, या जो फंक्शन है जो मैं कॉल कर रही हूँ, एंड दिस पार्ट इज द टाइम या जो डिले है. अब अगर यहाँ पे मैं 0 डाल देती हूँ, दिस इज इन द मिली सेकेंड्स, तो ये 0 मिली सेकेंड्स के बाद एग्जीक्यूट होगा. बट अगेन 0 मिली सेकेंड्स डज नॉट मीन कि जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया वो वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा. Okay, now let's understand synchronous and asynchronous programming. So this part, console log js1, is simple synchronous code. This part is also synchronous code, console log js2.
This thing function say hello is just simply the function definition, but this thing set timeout is the asynchronous program. And इसमें since I've given it a timer and since I've written this word set timeout, what it will do is कि जो भी synchronous part of code है वो call stack में push हो जाता है, and every time the function whatever function is executed जो कि call stack में था, call stack से वो अब बाहर निकल जाता है, and once the call stack is empty, now we'll come to the asynchronous part. So now set timeout will get executed. So even though set timeout यहाँ पे पहले लिखा हुआ है before the statement console log, let's see what happens. हमने थोड़ा सा समझ लिया यहाँ पे कि क्या होगा, but let me just remove the comments and let's see कि कैसे ये कोड रन करेगा. Okay, I'm not saved it, sorry. Yes. So सबसे पहले JS1 प्रिंट हो रहा है, फिर JS2 प्रिंट हो रहा है जो कि मैंने बाद में लिखा था, बट स्टिल ये स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो गई, और फिर प्रिंट हो रहा है हेलो आफ्टर 2 सेकेंड्स. मतलब पहले होना चाहिए था ना यार ये तो, बट मैंने जैसे आपको बताया कि जब सिंक्रोनस वाला पार्ट खत्म होगा तभी हम एसिंक्रोनस पे जा पाएंगे. इवन दो यहाँ पे टाइम 0 दिया हुआ है, डज नॉट मीन कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कोड रन किया तो जस्ट 0 मिली सेकेंड्स के बाद वो रन हो जाएगा. जैसे ही सिंक्रोनस पार्ट खत्म होता है उसके बाद ये एसिंक्रोनस वाला पार्ट स्टार्ट हो सकता है, जैसे ही सिंक्रोनस का कॉल स्टैक एम्प्टी होता है. तो अगर यहाँ पे क्योंकि मैंने 0 डाला तो जैसे ही एसिंक्रोनस वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, वो 0 मिली सेकेंड्स के बाद ही प्रिंट हो गया. यहाँ पे मैं एक नंबर दूसरा डाल देती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में डाला था 10,000 मिली सेकेंड्स विच इज 10 सेकेंड्स, एंड इसको सेव कर लेते हैं. एंड नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and we have our hello after 2 seconds. Okay, so आपने देखा कि JS1 JS2 साथ के साथ प्रिंट हो गए, लेकिन hello after 2 seconds एक्चुअल में 10 सेकेंड्स के बाद प्रिंट हुआ है. तो आई होप नाउ थिंग्स आर क्वाइट क्लियर. अगर मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, Ctrl+C किया और इस चीज को कमेंट आउट कर देंगे एंड सेव कर लेते हैं इसको. यहाँ पे देखो अगेन पहले सिंक्रोनस वाला पार्ट साथ के साथ एग्जीक्यूट हो गया, एंड इवन दो लाइन मैंने सबसे पहले लिखी है फिर भी ये एग्जीक्यूट अब जाकर होगी हेलो आफ्टर 2 सेकेंड्स आफ्टर 10 सेकेंड्स. ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा आई गेस ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये कितनी यूजफुल चीज़ है वेब इन जनरल जब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं एंड एक वेबसाइट बना रहे हैं, बिकॉज मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम. एंड कुछ ऐसे एसिंक्रोनस टास्क होते हैं विच यू वांट कि वो इंटरफेयर ना करें आपके बाकी के UI से. सो दैट इज वाई सेट टाइम आउट क्या करता है, एक इट जस्ट उतने टाइम के बाद उतने डिले के बाद वो हमें आउटपुट रिटर्न करके दे देता है. Set timeout, it delays the execution of a piece of code for a specified time without blocking the main thread. Set timeout is a function of JavaScript that allows you to schedule the execution of a function after a time of which is in milliseconds. These are approximate and हाँ ये कहीं ना कहीं रन टाइम एनवायरनमेंट और शायद आपके प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है. एंड दिस इज द सिंटैक्स जो हमने पहले भी डिस्कस किया था. नाउ अगेन एक सिमिलर एग्जाम्पल और है मेरे पास, विच इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. उसी तरह का फंक्शन है यहाँ पे कंट्रोल. ओके, एंड इसको मैं कमेंट में डाल देती हूँ एंड सेव कर लेते हैं इसको. यस, सो क्योंकि यहाँ पे मैंने 7,000 डाला है, तो अब देखते हैं कि 7 सेकेंड्स के बाद हेलो प्रिंट होना चाहिए कंसोल पे.
ओके, तो ये वाला पार्ट अभी सिलेक्टेड था, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड। बट यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पहले केस में क्या किया था, इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया एंड देन सेट टाइम आउट के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल किया एक डिले देने के डिले के साथ। लेकिन एक और सिंटैक्स हो सकता है कि आप फंक्शन के अंदर ही इस तरह से सेट टाइम आउट के अंदर अपना ऑपरेशन डाल दो इंस्टेड ऑफ द फंक्शन नेम। जस्ट अ सेकेंड। यस, सो अगेन आई वुड रिपीट दिस पार्ट। पहले हमने फंक्शन डिफाइन किया जिसमें हमने सिंपली कुछ भी सेट टाइम आउट वाली चीज़ नहीं लिखी एंड देन सेट टाइम आउट के अंदर मैंने फंक्शन का नाम ऐसे डाल दिया विद द डिले। इसका दूसरा सिंटैक्स हो सकता है कि आप फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ही सेट टाइम आउट के अंदर सबसे पहले ये ऑपरेशन डाल दो एंड देन इसके साथ डिले डाल दो। एंड मैंने फंक्शन डेफिनेशन के बाद ये फंक्शन कॉल किया है, इसको सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रन इट। 7 सेकेंड्स के बाद यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो लेट्स जस्ट इसको पूरा कमेंट आउट कर देते हैं। एक और सिंपल एग्जांपल देखते हैं। एक बार ड्राई रन करते हैं तो इसमें देयर इज नथिंग लाइक सेट टाइम आउट, इसमें हम कुछ भी सिंक्रोनस का नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे समझने वाली चीज है लेट, कि ये डेटा टाइप कैसे वर्क करता है। सो लेट में हमने पढ़ा है कि एक तो इट कैन बी अपडेटेड एंड बट इट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड इन द सेम स्कोप। हम जब भी ऐसे नॉर्मली लिखते हैं लेट a इज इक्वल टू लेट्स से 20, उसके बाद हम सेम वैल्यू यूज नहीं कर सकते। लेट a इज इक्वल टू लेट्स से मुझे कुछ भी डालना है तो यहाँ पे एरर दे देगा बिकॉज यहाँ पे स्कोप इसका सेम है। लेकिन एक बार इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। लेट कैन बी अपडेटेड, जैसे हमने पहले किया था ऐसा मे भी लग रहा हो कि लेट को अपडेट ही नहीं किया जा सकता लेट की वैल्यू को, अनलाइक वैर, बट दैट्स नॉट ट्रू। लेट को अपडेट किया जा सकता है लेकिन उसी स्कोप के अंदर हम उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे इधर क्या हो रहा है, इस फॉर लूप के अंदर क्या हो रहा है, हर बार जब भी हम ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं एक लेट आई का ब्लॉक, एक लेट आई की मेमोरी क्रिएट हो जा रही है एंड जैसे ही हम ब्लॉक से बाहर आ रहे हैं आफ्टर एवरी इटरेशन वो मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जा रही है। तो एवरी टाइम एक नया लेट, एक नया आई क्रिएट होता है। सो इट्स नो मोर द सेम स्कोप। So that's why what I've written यहाँ पे let cannot be redeclared in the same scope, और यहाँ पर हर बार ब्लॉक खत्म होते ही स्कोप खत्म एंड नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से ब्लॉक ऑफ कोड में एंटर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम नया स्कोप बनता है। सो एक बार देखते हैं फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन 9 आई प्लस प्लस क्या करेगा। ये नॉर्मल सा कोड है जो हमने नॉर्मल सी प्लस प्लस में भी पढ़ा है। आई को 0 से लेके 8 तक आई की वैल्यूज को कंसोल पे प्रिंट कर देगा। एक बार इसको सेव करके रन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे 0 से लेके 8 तक वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। सो दिस वाज अ वेरी लाइक कॉमन ऐसे कंफ्यूजन काफी लोगों को आती है कि यार लेट तो यहाँ पे वैल्यूज इसकी चेंज हो रही हैं तो ये कैसे हो पा रहा है। ऑल्दो हम लेट को एक बार जो वैल्यू दे देते हैं वो थ्रू आउट सेम रहती है, बट यहाँ पे पिन पॉइंटेड चीज़ ये समझनी है कि हर बार जब हम फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर एंटर कर रहे हैं सो दैट्स अ न्यू स्कोप इन एवरी आइटरेशन। इस वजह से हम वैल्यू को अपडेट कर पा रहे हैं। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर एंड आई एम जस्ट डिस्कसिंग ये सब चीज़ें क्योंकि आगे हमारे फाइनल एग्जाम्पल में
काम आएंगी। नाउ सेट टाइम आउट इज अ कॉल बैक जिसका इस तरह का कुछ सिंटैक्स होता है, फंक्शन एंड देन टाइम पीरियड। अब हमने लेट का स्कोप डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लेट का स्कोप इज ब्लॉक स्कोप, वैर इज फंक्शन या फिर ग्लोबल स्कोप। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेट्स कम टू वैर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फॉर लूप है जिसमें मैंने लिखा वैर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस 1, आई प्लस प्लस, एंड इसके अंदर ऑपरेशन है कंसोल लॉग आई। नाउ एक बार सोचो कि वैर है, वैर इज फंक्शन स्कोप या फिर ग्लोबल स्कोप। तो यहाँ पे मुझे फंक्शन तो कोई दिख नहीं रहा है, तो दिस वुड बी ग्लोबल स्कोप। तो जब भी हम ब्लॉक के अंदर एंटर करेंगे, वैर आई सबसे पहले 0 था, ठीक है। अब ब्लॉक के अंदर गए, कंसोल लॉग आई यानी कि 0, ब्लॉक से बाहर आए, आई की वैल्यू अपडेट हुई, आई इक्वल्स टू 1, ब्लॉक के अंदर गए, कंसोल लॉग आई 1 प्रिंट हुआ, ब्लॉक से बाहर आया, फिर अपडेट हुआ, आई की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पर जो आई है वो अनलाइक द केस ऑफ लेट में आई टोल्ड कि हर बार जो है आई जो है वो उसकी नई मेमोरी, उसका नया एक बकेट बनेगा, नया मेमोरी एड्रेस बनेगा, एक नया उसको स्पेस अलॉट होगा इन द मेमोरी। लेकिन वैर इज ग्लोबल स्कोप, सो थ्रू आउट ये पूरा लूप, इवन इफ मैं मतलब बाहर भी कंसोल लॉग कराना चाहूँ आई को, कंसोल लॉग आई, यहाँ पे सेम आई प्रिंट हो रहा है। आई की एक अज्यूम करो कि एक बकेट है, उसके अंदर आई है एंड आई की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 0 प्रिंट हो जाता है, आई की वैल्यू 1 हो जाती है, 2 हो जाती है, 3 हो जाती है, 4 हो जाती है, एंड जैसे ही 5 होती है हम लूप से बाहर आ जाते हैं एंड देन कंसोल कराएंगे। तो यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। एक बार इसको रन कर लेते हैं। ओके, सो एज एक्सपेक्टेड 0 1 2 3 4 5, अगर मैं ये वाला लाइन हटा दूं, इसको हटा ही देते हैं एंड इसको रन करते हैं, तो 0 से लेके 4 तक इस बार प्रिंट हुआ। बट हाउ विल इट वर्क, लाइक हाउ इज इट वर्किंग डिफरेंटली कंपेयर टू दिस। यहाँ पे आई जो है वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो उसी आई की वैल्यू हर बार अपडेट हो रही है। इसको कमेंट आउट करके एक बार लेट पर आते हैं। सेम कोड है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ वैर की जगह लेट लिख दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर बार एक नया मेमोरी लोकेशन बनेगा। सो आई इक्वल टू 0 है, हम ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आए, कंसोल लॉग कराया आई, तो 0 प्रिंट हुआ, बाहर आए, अब एक नया आई बनेगा एंड एक नया मेमोरी स्पेस अलॉट होगा। सो कंसोल लॉग आई कराया, सो आई गेट्स अपडेटेड, आई 1 प्रिंट हुआ एंड सिमिलरली 4 तक प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पे वर्किंग इसकी इंटरनली डिफरेंट ऐसे चल रही है कि हमेशा एक नया आई बनेगा, एक नया, हर बार जब हम इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे तो एक नया स्कोप शुरू हो जाएगा। जब हम ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे तो स्कोप खत्म हो जाएगा, बिकॉज वी नो कि लेट इज ब्लॉक स्कोप्ड अनलाइक वैर विच वाज ग्लोबल स्कोप्ड इन द प्रीवियस केस। तो यहाँ पे हर बार एक नया मेमोरी बनेगा फॉर आर ऑल 5 आईज। इसको रन करके देख लेते हैं। सेम 0 से लेके 4 तक वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। इसको कर देते हैं कमेंट आउट एंड अब आते हैं हमारे इस वाले कोड पर। So this is just an extension of what we discussed previously. एक फंक्शन बनाया t, इसके अंदर एक लूप है, लूप में इस बार जो आई है उसका डेटा टाइप है वैर। लूप के अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा है, कंसोल लॉग करा रहे हैं इनसाइड आई। तो एक बार स्कोप देखते हैं।
फॉर ये जो यहाँ पे आई है दैट इज इनसाइड दिस फॉर का ब्लॉक, लेकिन इससे इसको कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि var इज नॉट ब्लॉक स्कोप्ड। तो ये फंक्शन देखेगा कि नियरेस्ट फंक्शन कौन सा है, फंक्शन t है। सो थ्रू आउट दिस फंक्शन t हमारा जो var है उसकी वैल्यू लाइक वो आइडेंटिफाई कर, JS आइडेंटिफाई कर पाएगा। वील डिस्कस लेट का केस, इसमें कैसे चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, बट var के केस में थ्रू आउट दिस फंक्शन इज, ये जो येलो वाला ब्रैकेट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये var i जो है इसका एक ही बकेट रहेगा, इसका एक ही मेमोरी लोकेशन रहेगा। इसको मैं थ्रू आउट दिस फंक्शन कंसोल लॉग कराऊंगी एंड वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करा रही हूँ इनसाइड आई, और ये 0 से लेके 3 तक रन कर रहा है, मतलब 0 1 2। अब जैसे ही मैं फॉर के ब्लॉक से बाहर आई, मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग आउटसाइड कॉमा आई प्रिंट करवाया। एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, आई इक्वल टू 0 में प्रिंट हो जाना चाहिए इनसाइड 0। अपडेट हुआ। अब ऐसा नहीं है कि इसका स्कोप खत्म हो रहा है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि थ्रू आउट दिस पूरा फंक्शन स्कोप सेम रहेगा, var है यहाँ पे आई। तो आई की वैल्यू 1 हुई, इनसाइड 1 प्रिंट हुआ, दोबारा अपडेट हुआ, आई की वैल्यू 2 हुई, इनसाइड 2 प्रिंट हुआ, दोबारा अपडेट हुआ एंड आई की वैल्यू 3 हुई एंड दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो हम इस फॉर के लूप से बाहर आ जाते हैं। आउटसाइड कॉमा आई में अब हमारे पास आई की वैल्यू 3 है, वही सेम मेमोरी लोकेशन है, आई रिपीट दैट, वही सेम var आई को पॉइंट कर रहा है ये वाला वेरिएबल। तो यहाँ पे आउटसाइड ही प्रिंट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे आई की वैल्यू 2 से 3 पे अपडेट हुई थी। अब फंक्शन t को मैं कॉल कर दे रही हूँ, एक बार इसको रन करते हैं। एग्जैक्टली तो वही प्रिंट हुआ जिसे हमने डिस्कस किया था। अब इसको कर देते हैं कॉमेंट आउट एंड ये वाला फंक्शन देखते हैं। तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि सब सेम है जैसे हमने पहले किया था, सिर्फ var की जगह let है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमारा आउटपुट डिफरेंट आता है। ओके तो यहाँ पे एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पे? कंसोल लॉग आउटसाइड कॉमा आई पे, ठीक है, इस लाइन पे एरर आ रहा है। अब आप थोड़ा पॉज करके गेस करो कि क्यों एरर आ सकता है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। जब हम फॉर के लूप में जाते हैं तो लेट का एक स्कोप बनता है, लेट का एक मेमोरी लोकेशन बनता है, उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इनसाइड कॉमा आई, तो इनसाइड कॉमा 0 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही हम इस ब्लॉक से बाहर आ रहे हैं उसका स्कोप खत्म, इस तरह से 0 से लेके 2 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जब जैसे ही आई 0 हुआ हम इस फॉर के लूप से बाहर आ जाते हैं बिकॉज ये कंडीशन इज नो मोर सेटिस्फाइड, आई इज नॉट नो मोर लेस देन 3। तो कंसोल लॉग में आउटसाइड 3 प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि रेफर ही नहीं, मतलब रेफरेंस एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ जो आई है दैट इज लेट एंड लेट इज ब्लॉक स्कोप, तो सिर्फ वो इसी ब्लॉक में रेलेवेंट रहेगा, इससे बाहर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा हमारा JS आई को। तो रेफरेंस एरर हमारा इस वजह से इस लाइन पर आ रहा है। इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूं, नाउ सेव दिस कोड, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 0 1 एंड 2। तो आई होप कि ये स्कोप वाली चीज़ अब थोड़ी सी क्लियर है कि लेट के केस में और var के केस में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। सो वी डिस्कस्ड कि let is block scoped and and because of that every time I is printed its scope is finished and a new I is declared for the next iteration and then it enters the block, right? अब हम आते हैं अपने उस एग्जाम्पल पे जिसके लिए I made I explained the whole thing यहाँ तक, this example। इसको कर देते हैं कमेंट आउट। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो,
Okay, why not like discuss var वाला case first? Yes. ये बहुत ही छोटा सा एक कोड है जो कि दिखने में थोड़ा सिंपल लग रहा है बट इतना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ये। एंड अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट समझे हैं वो इस कोड को समझने के लिए ही समझे हैं। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। var I equals to 0, I less than 5, I प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम नॉर्मली कंसोल लॉग आई प्रिंट नहीं करा रहे हैं, हम इस चीज़ को सेट टाइम आउट में डाल रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना अभी ये वाला पार्ट। तो एक्सपेक्टेड आंसर ये है कि ठीक है आई इक्वल्स टू 0 है एंड जब हम लूप के अंदर आएंगे तो कंसोल लॉग आई हो जाएगा यानी कि 0 प्रिंट हो जाएगा। दोबारा से लूप के अंदर आएंगे तो कंसोल लॉग 1 प्रिंट हो जाएगा। तो 0 से लेके 4 तक हमारी वैल्यूज प्रिंट हो जानी चाहिए। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कुछ नया प्रिंट होता है। यस, 5 एंड इस पे मैंने बहुत दिमाग लगाया था, मुझे बहुत टाइम तक ये वाला जो कॉन्सेप्ट है समझ नहीं आया था। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंड इसमें लाइक क्या होता है कि हम दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर देते हैं, लेट और वार की फंक्शनिंग और सेट टाइम आउट की फंक्शनिंग, ये दोनों यहाँ पे काम में आ रही हैं, दोनों आप यहाँ पे वर्क कर रही हैं। तो अब ये 5 आउटपुट क्यों आ रहा है वो देखते हैं एक बार। सेट टाइम आउट में मैंने आपको बताया था एक बार जब सिंक्रोनस वाला पार्ट ऑफ कोड हमारा कंप्लीट हो जाता है तभी सेट टाइम आउट जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो एक बार अब इसकी हम प्रॉपर वर्किंग देखते हैं। var I इक्वल्स टू 0 है, हम लूप के अंदर आए। अब एक कॉल बैक शेड्यूल हो गया, यानी कि हमने, अगर आपने पढ़ा हो इस बारे में, सेट टाइम आउट मैक्रो टास्क क्यू के अंदर जाके उसका कॉल बैक स्टोर हो जाता है। सो सिंक्रोनस जो टास्क होते हैं वो नॉर्मल एक उसका कॉल स्टैक होता है, उसमें जाके एग्जीक्यूट होते हैं। एंड वंस दैट कॉल स्टैक इज एम्प्टी तो हमारा माइक्रो टास्क क्यू एग्जीक्यूट होता है। बट यहाँ पे माइक्रो टास्क क्यू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैक्रो टास्क क्यू है, सेट टाइम आउट है। सेट टाइम आउट याद रखना है मैक्रो टास्क क्यू के अंदर आता है। तो हर एक ऑपरेशन जो है वो मैक्रो टास्क क्यू के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। एंड क्यू में हमें पता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट होता है। सो जो सबसे पहले फंक्शन जाएगा, जो सबसे पहले ऑपरेशन जाएगा क्यू के अंदर, सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो जैसे ही ये वाला ऑपरेशन मैक्रो टास्क क्यू के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, हमारी फर्स्ट आइटरेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है, राइट। अब हम लूप से बाहर आए और हमारा आई अपडेट हुआ, आई इक्वल्स टू 1 और सेट टाइम आउट फिर से कॉल हुआ, यानी कि एक कॉल बैक फिर से जाके शेड्यूल हो गई और इस बार अगेन वही कंसोल लॉग आई जाके स्टोर हो गया हमारे मैक्रो टास्क क्यू में। अगेन हम लूप से बाहर आए, आई की वैल्यू अपडेट होती है टू 2 एंड अगेन एक कॉल बैक शेड्यूल हो गया एंड कॉल बैक क्या है हमारा, कंसोल लॉग आई। फिर हम लूप के बाहर आए, आई इक्वल टू 3 कॉल बैक शेड्यूल्ड कंसोल लॉग आई। फिर से लूप के बाहर आए एंड देन हमारी फिफ्थ इटरेशन में आई इक्वल टू 4 पे एक कॉल बैक शेड्यूल हो जाएगा इन द मैक्रो टास्क क्यू, जो कि होगा कंसोल लॉग आई। ठीक है, अब हमारे मैक्रो टास्क क्यू के अंदर 5 एक तरह से ऑपरेशंस है जो कि एक एक करके एग्जीक्यूट होंगे इन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। एंड सारे जो हैं हमारे ऑपरेशंस क्या हैं, कंसोल लॉग आई। तो हमारा जो सिंक्रोनस पार्ट ऑफ द कोड था दैट वाज कि लूप 5 बार रन करेगा। अब हमारा सिंक्रोनस पार्ट ऑफ द कोड कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से हमारा ए सिंक्रोनस पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्यू के अंदर हमने एलिमेंट्स सॉरी ऑपरेशंस डाले थे ये एक एक करके परफॉर्म होंगे। ये तो थी सेट टाइम आउट की वर्किंग यहाँ तक कि ठीक है, एक मैक्रो टास्क क्यू होता है उसमें जाके कॉल बैक शेड्यूल हो जाती है।
अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका var की फंक्शनिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है? जो कि ऑफ़न लाइक हम इन 2 चीज़ों को सेपरेट करना भूल जाते हैं। हम लाइक इस तरह से इस चीज़ को नहीं प्रेज़ेंट किया जाता है कि यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है? दिस वाज़ अभी तक का वाज़ ऑल अबाउट सेट टाइम आउट। अब मैंने आपको बताया था var जो है ये ग्लोबल स्कोप्ड होता है। तो सेम मेमोरी लोकेशन थी i की जिस पे पहले था पहले i की वैल्यू थी 0, फिर सेकंड टाइम i की वैल्यू थी 1, फिर थर्ड टाइम 2, 3, 4, ठीक है? 4 तक थी एंड अब उसके बाद जब ये दोबारा आपको पता है कि एक बार तो वैल्यू इसकी इंक्रीमेंट होती है बट जैसे ही ये 5 के बराबर होता है, अंदर इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लूप के अंदर नहीं जाता है हमारा जो पॉइंट लाइक इसके अंदर हम नहीं जाते हैं। लेकिन जो बकेट है, वो जो मेमोरी लोकेशन है, उसमें i की वैल्यू 5 स्टोर हो चुकी है, ठीक है? ध्यान रखना मतलब वो सेम मेमोरी लोकेशन है, पहले उसमें i की वैल्यू 0 थी, 1 थी, 2, 3, 4 थी, 5 थी एंड देन फाइनली 5 थी एंड देन 4 थी, फाइनली 5 हुई, तो अब हम लूप के अंदर नहीं गए, अब हम लूप के बाहर आ गए। जैसे ही हम लूप के बाहर आए एंड इसके बाद हम कोई आइटरेशन परफॉर्म नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हमारा सिंक्रोनस वाला टास्क कंप्लीट होता है और हमारी i की वैल्यू क्या है? 5 है। अब हम एसिंक्रोनस पार्ट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। अब हम जाएंगे अपने मैक्रो टास्क क्यू में। मैक्रो टास्क क्यू में सबसे पहला ऑपरेशन है कंसोल लॉग आई, ठीक है? तो वो जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ऑपरेशन हमारे मैक्रो टास्क क्यू से बाहर निकल जाएगा। तो कंसोल पे 5 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि कंसोल लॉग आई करा रहे हैं हम और आई की मैंने आपको बताया था क्या है वैल्यू 5 है। आई जो है वो ग्लोबल स्कोप्ड है यहाँ पे और थ्रू आउट अब आई की वैल्यू 5 अपडेट हो चुकी है। तो कंसोल लॉग आई जब एग्जीक्यूट होगा तो वो आई जो प्रिंट होगा दैट आई विल बी इक्वल टू 5। इसी तरह से दूसरी बार जब कंसोल लॉग आई होगा यानी कि कंसोल पे आई प्रिंट होगा दैट आई विल स्टिल बी इक्वल टू 5 क्योंकि अब इंक्रीमेंट अब तो नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह से 5 बार जो प्रिंट हो रही है वैल्यू दैट विल बी 5, राइट, एंड नॉट 0, 1, 2, 3, 4। एक बार चीज़ों को थोड़ा सा सम अप करते हैं क्योंकि दिस इज थोड़ा सा ट्रिकी। हमारा सिंक्रोनस वाला पार्ट इज कि हम लूप में 5 बार जा रहे हैं और हर बार जब हम लूप में जा रहे हैं तो एक कॉल बैक शेड्यूल हो जा रहा है जो कि मैक्रो टास्क क्यू के अंदर जाके स्टोर हो जा रहा है। और यहाँ पे पैरेलली आप ये चीज़ लाइक ध्यान में रखो कि var जो है वो var i जो है हमारा सेम मेमोरी लोकेशन है। अब जैसे ही i की वैल्यू 5 होती है हम इस फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं और जो i की वैल्यू है यहाँ पे 5 है। अब हमारा मैक्रो टास्क क्यू के अंदर जो ऑपरेशंस है वो एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होंगे क्योंकि अब हम हमारा सिंक्रोनस वाला पार्ट ओवर हो चुका है एंड हम एसिंक्रोनस वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे एंड कंसोल लॉग आई कराएंगे 5 बार एंड हर बार हमारा जो आई है वो 5 है क्योंकि आई है ग्लोबल स्कोप्ड। सो आई होप कि ये एग्जाम्पल इज प्रेटी मच क्लियर कि यहाँ पे आंसर 5, 5, 5, 5, 5 क्यों आता है। ये काफ़ी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। अब यहाँ पे इसकी जगह ओके सो दिस इज सेंटेंस दैट आई हैव रिटन व्हिच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। द कॉलबैक इज okay sorry this is in context with let। तो यहाँ पे हमने समझा कि var में कैसे वर्क करता है ये वाला कोड, लेकिन यहीं पे अगर हम इसका डेटा टाइप चेंज कर देते हैं टू let तो जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड कोड है एक्सपेक्टेड आउटपुट है 0 से लेके 4 तक वही प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखो सेट टाइम आउट तो सेम तरह से वर्क कर रहा है, वो जैसे हमने var के केस में लिखा था वो सब तो सेम ही है बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है जो है var की जगह मैं यहाँ पे let लिख रही हूँ। तो let में मैंने आपको बताया था कि हर बार एक नया स्कोप बनता है बिकॉज let इज ब्लॉक स्कोप्ड। तो let जो है वो ये फॉर लूप के एक इटरेशन का
एक इटरेशन तक ही उसका स्कोप रेलेवेंट रहेगा। जैसे ही हम उस इटरेशन को कंप्लीट करेंगे और बाहर आ जाएंगे तो वो हमारा स्कोप कंप्लीट हो जाएगा। अब हम दोबारा जब इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्कोप स्टार्ट हो रहा है। सो एवरी टाइम देयर इज अ न्यू बकेट, देयर इज अ न्यू मेमोरी ऑफ आई दैट्स बीइंग क्रिएटेड। लेकिन द थिंग इज कि ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है दैट इज एसिंक्रोनस, एंड हर बार जो एक नई आई की वैल्यू क्रिएट हो रही है, नई आई की मेमोरी क्रिएट हो रही है, वो कंसोल लॉग में जाके मैक्रो टास्क क्यू के अंदर उसका कॉल बैक शेड्यूल हो जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट लिखा है। एंड जब फाइनली जब ये पूरा का पूरा सिंक्रोनस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है और मैं ए सिंक्रोनस वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करती हूँ, तो ऐसा क्या डिफरेंट होता है जो वैर में वैर से डिफरेंट है? देखो यहाँ पे डिफरेंट ये हो रहा है कि यहाँ पे मैंने लिखा है द कॉल बैक इज रजिस्टर्ड विद द ब्राउजर्स वेब एपीआईज एंड द कॉल बैक कैप्चर्स द करंट वैल्यू ऑफ आई विच इज 0, and then for the next iteration it would be 1, then the next iteration it would be 2, 3 and then 4। तो हर बार जब वो कॉल बैक जाके स्केड्यूल हो जा रहे हैं इन द मैक्रो टास्क क्यू, तो वो उस इटरेशन की वैल्यू, जो उस करंट इटरेशन की वैल्यू है, उसको भी कैप्चर कर ले रहा है, which was not happening in the case of this var, क्योंकि उसका स्कोप इज ग्लोबल एंड यहाँ पे इसका स्कोप इज ब्लॉक स्कोप्ड। तो ब्लॉक स्कोप होने की वजह से जैसे ही हम इस ब्लॉक से बाहर आएंगे, वो वैल्यू ऑफ आई कैप्चर हो जा रही है इन द मैक्रो टास्क क्यू। दैट इज वाई जब हम फाइनली अपना ए सिंक्रोनस वाला पार्ट रन करना स्टार्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, तो कंसोल लॉग के साथ जो वो मेमोरी पे जो आई था वही प्रिंट होगा, एंड पहले जो हमने 0 दिया था वो 0 प्रिंट हो रहा है, फिर नेक्स्ट इटरेशन का 1 प्रिंट हो रहा है, 2 प्रिंट हो रहा है, 3 प्रिंट हो रहा है, एंड देन 4 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये जो दो ब्लॉक ऑफ कोड्स थे, जो थोड़े छोटे वाले स्निपेट्स थे, आई होप कि ये दोनों आपको क्लियर है। एक बार थोड़ी सी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 चीजें पढ़ी हैं, एक तो कैसे वैर और लेट फंक्शन करते हैं, और किस तरह से सेट टाइम आउट काम करता है। सबसे पहले सिंक्रोनस वाला टास्क कंप्लीट होगा। जैसे ही सिंक्रोनस का कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, फिर हम ए सिंक्रोनस वाले पार्ट पे आएंगे। ए सिंक्रोनस वाले पार्ट में हम आगे प्रोमिसेस के बारे में पढ़ेंगे, which comes under the micro task queue, but set time out जो है वो मैक्रो के अंडर आता है, एंड इसकी प्रायोरिटी सबसे लीस्ट होती है, सबसे लास्ट में जाके एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे जब हमारा सिंक्रोनस वाला पार्ट ओवर हो जा रहा है, विच इज कॉल बैक शेड्यूल हो जाना, उसके बाद हमारा ए सिंक्रोनस वाला पार्ट शेड्यूल एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, विच इज वो कॉल बैक एक एक करके बाहर आएगा। एंड यहाँ पे आई की वैल्यू वॉज 5, तो हर बार में जब वो कंसोल लॉग आई हमारा बाहर आ रहा है क्यू से, तो वो उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इस वजह से हर बारी में 5 प्रिंट हो रहा है। जबकि इस केस में जब हमने कॉल बैक शेड्यूल किया था, तो उस कॉल बैक के साथ उस करंट आइटरेशन में जो आई की वैल्यू है वो भी जाके कैप्चर हो गई थी, जिस वजह से जब हम कंसोल लॉग आई करा रहे हैं, तो वो आई उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो जाके कैप्चर हुई थी। इस वजह से वो 0 से लेके 4 तक एज इट इज वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, अनलाइक दिस केस। तो आई होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। So yes, this was all from my side. Thank you.